हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे। सो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। एंड दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप फ्रेंड्स उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये फ्रेंड्स उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया आपसे कि डीएनए जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है। अब फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ये समझ लीजिए कि जो डीएनए है वो क्या होता है। तो देखिए, हमारी जो आरबीसीज होती है यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उन्हें छोड़कर डीएनए हमारी बॉडी की लगभग हर कोशिका में पाया जाता है। डीएनए को फ्रेंड्स जेनेटिक कोड भी कहा जाता है। और जेनेटिक कोड क्या होता है फ्रेंड्स? तो जो जेनेटिक कोड होता है फ्रेंड्स, ये हर पर्सन में अलग अलग होता है और यही वो कारण होता है जिसके कारण हर व्यक्ति को अपनी एक अलग आइडेंटिटी जो होती है वो मिल पाती है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि आनुवंशिक कोड जो होता है ये वही फैक्टर है जो हमको हम बनाता है, अपने आप में अपनी एक अलग पहचान देता है। और आनुवंशिक कोड में अंतर ही वो रीज़न होता है जिसके कारण, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि एक व्यक्ति जो उसकी आंखें जो होती है वो भूरी रंग की क्यों होती है, वो नीली क्यों नहीं होती, या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो बीमारियों के प्रति इतने ज़्यादा सेंसिटिव क्यों होते हैं। या फिर यदि आप जानवरों की बात करते हैं या फिर पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों में केवल 2 पंख ही क्यों होते हैं, किसी किसी पक्षियों में 4 ही क्यों होते हैं। ठीक है, या फिर जिराफ जो है उसकी गर्दन जो है वो लंबी क्यों होती है, छोटी क्यों नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे फैक्ट्स जो होते हैं ना, क्योंकि उनका डीएनए इस तरह का होता है इसीलिए वो ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डीएनए के ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब आप ये कह लीजिए कि जो डीएनए होता है फ्रेंड्स, इसमें पूरे जीवन की वृद्धि के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, प्रजनन के बारे में या फिर उसके जो कार्य होते हैं उनके लिए निर्देश होते हैं। ठीक है, अब यदि बात इसकी स्ट्रक्चर की करते हैं तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको दिख रहा है कि सीढ़ियों टाइप का एक स्ट्रक्चर, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो सीढ़ियाँ भी कैसी होती है फ्रेंड्स? घुमावदार होती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, इसको डबल हेलिक्स कहा जाता है। अब ये जो पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स या फिर फॉस्फेट अणु और शुगर अणु से मिलकर बनता है। ये जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स, ये शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन लिखा हुआ है ये। तो अब ये क्या होता है, तो ये देख लीजिए कि जो शुगर अणु जो होता है फ्रेंड्स, इसे डीऑक्सीराइबोज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स 4 नाइट्रोजन युक्त मंडल भी होते हैं और इन्हीं नाइट्रोजन युक्त मंडलों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बेसिस। कौन कौन से होते हैं ये मंडल देख लीजिए। एडनाइन होता है, एक थायमिन होता है, एक गुआनिन होता है और फ्रेंड्स एक होता है साइटोसिन। और ये जो 4 मंडल होते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यही मिलकर जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिकी कोड बनाते हैं, जिसके कारण ही हर व्यक्ति जो होती है उसको उसकी डिफरेंट आइडेंटिटी जो होती है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है, और अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर में कैसे फिट होते हैं, तो हमेशा फ्रेंड्स एडेनिन और थायमिन जो होते हैं ये साथ में रहते हैं हमेशा। और गुआनिन और साइटोसिन जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सीढ़ी का पायदान बनाने के लिए हमेशा साथ में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए की जो सीढ़ी जैसी आकृति होती है फ्रेंड्स, ये किससे मिलकर बनती है? शुगर अणुओं से और फॉस्फेट समूहों से मिलकर बनी हुई एक आकृति होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसके बारे में पूरा समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है। अब आपसे यहाँ पर पूछा था कि जो डीएनए होता है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पर पाया जाएगा फ्रेंड्स? न्यूक्लियस में, कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। अब जो आपके सामने बाकी के जो 2 ऑप्शन लिखे हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में नहीं पाया जाता, इसमें भी बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए कहते हैं और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। बट यहाँ पर अभी आपसे सर्वाधिक मात्रा पूछी थी कि वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में वो पाया जाता है फ्रेंड्स केंद्रक में। सो हियर इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स डीएनए का मुख्य काम होता है, ये क्या करता है फ्रेंड्स? जीन के द्वारा आनुवांशिकी स्थानांतरण यानी जेनेटिक ट्रांसफर करता है। अब ये आनुवांशिकी स्थानांतरण जेनेटिक ट्रांसफर ये क्या होता है, कितनी भारी टर्म है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप समझ जाएंगे 2 मिनट में कि क्या होता है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जीन क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जीन जो होता है ना, इसे आनुवांशिकता की मूलभूत और शारीरिक इकाई कहते हैं। मूलभूत शारीरिक इकाई इन द सेंस कि सबसे बेसिक यूनिट जो होती है आनुवांशिकता की वो होती है जीन। यानी आप ये कह लीजिए कि जितनी भी आनुवांशिकी की विशेषताएं होती है, यानी कि जो गुण होते हैं ना हम में अलग अलग तरीके के, हमारे बालों का कलर हो गया या आँखों का कलर हो गया इस तरह के, या फिर हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो ये जो सारी जानकारी होती है ना फ्रेंड्स वो इन्हीं जीन्स के अंदर होती है।
ठीक है। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं फ्रेंड्स? तो ये होते हैं कोशिका का जो केंद्र होता है फ्रेंड्स, उसमें डीएनए पाया जाता है, उसके ऊपर ये फ्रेंड्स हमेशा मौजूद होते हैं। कौन? जीन्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आया होगा कि जीन क्या होता है, जो कि जिनके अंदर हमारी सारी आनुवंशिकता विशेषताओं की जो जानकारी है वो होता है जीन। तो डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? डीएनए का मुख्य कार्य होता है जीन्स के द्वारा आनुवंशिक गुणों का क्या करना? स्थानांतरण करना। ठीक है। सो हियर इज योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जीन्स जो होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? डीएनए के ऊपर। सो हियर इज योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी की इकाई यानी यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं? अब फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने, मैंने आपको समझा और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीन जो होते हैं वो आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है। तो फ्रेंड्स देखिए ये करती क्या है? देखिए जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी बहुत ही सूक्ष्म रचनाएं होती है। कौन? जीन। जो क्या करती है? आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करती है, स्थानांतरित करने का काम करती है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए ये जो है ये पिता, ये माता और ये उनसे उत्पन्न संतान है, यानी कि उसके ऑफस्प्रिंग है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो सन है इसके अंदर इसकी माता के हेयर और इसकी हाइट का जो गुण है वो इसने इनहेरिट किया है। और उसके बाद में यदि दूसरी तरफ देखें तो फ्रेंड्स इसकी जो आंखें और इसके जो बाल, इसके जो ईयर्स है यानी कि जो कान है वो उसके किसके तरह है फ्रेंड्स? उसके पिता की तरह। यानी कि ये दो गुणों को इसने किससे इनहेरिट किया है? इसके पिता से इनहेरिट किया है। और ये जो सारा इनहेरिट होने का काम है, यानी कि जो आनुवंशिकी के गुणों का जो स्थानांतरण हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है फ्रेंड्स? जीन के कारण। इसीलिए जो जीन होते हैं फ्रेंड्स इन्हें क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी की इकाई। ठीक है। सो हियर इज योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, जीन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी के पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो किन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स? ग्रेगर जॉन मेंडल को। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये उन्हीं की इमेज है और ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने आनुवंशिकी से रिलेटेड कुछ नियम भी दिए थे फ्रेंड्स। ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। सो हियर इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? अब फ्रेंड्स जैसा कि हमने अभी डीएनए पढ़ा, अब आप लोग आरएनए के बारे में भी समझ लीजिए कि वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब फ्रेंड्स आरएनए जो होता है ये डीएनए की एक तरह से कॉपी ही होती है, उसकी रेप्लिका ही होती है। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो डीएनए पे जो जीन्स उपस्थित होते हैं ना, ये उनकी रेप्लिका बनाता है, उनकी कॉपीज जो है उनको जनरेट करता है ना। जैसा कि डीएनए जो होता है, डीएनए से पहले क्या होता है फ्रेंड्स? डीएनए जो होता है वो एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है और उसके बाद में उसका एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो जाता है प्रोटीन में। ठीक है। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस जो है वो फॉलो होती रहती है। तो आरएनए जो होता है ये सर्वाधिक मात्रा में, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आरएनए सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स केंद्रक में। कहाँ पर? केंद्रक में। और उसके बाद फिर कोशिका द्रव्य में अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। सो हियर इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आरएनए जो होता है उसका ट्रांसलेशन काय में हो जाता है फ्रेंड्स? प्रोटीन में। ठीक है। अच्छा अब आप एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि जो आरएनए होता है ये कभी भी आनुवंशिकी स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है। आरएनए जो है कभी भी आनुवंशिकता के जो गुण होते हैं, जो अलग अलग तरीके के व्यक्ति में गुण जो मौजूद होते हैं फ्रेंड्स, उनके स्थानांतरण के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है। हाँ आरएनए जो होता है फ्रेंड्स ये विषाणु यानी कि एक रेट्रोवायरस जो होता है उसके अंदर आनुवंशिकी स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। पर ह्यूमन बॉडी में कभी भी आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण आरएनए नहीं करता है। वो तो कौन करता है फ्रेंड्स? डीएनए। आरएनए का सिर्फ क्या काम होता है कि ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सो हियर इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? अब फ्रेंड्स डीएनए मॉडल जो है इसका प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स वॉटसन और क्रिक ने। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वॉटसन है और फ्रेंड्स ये क्रिक है। अब इन लोगों ने जो डीएनए मॉडल का प्रतिपादन किया था वो किया था फ्रेंड्स 1953 में। ठीक है। और फ्रेंड्स इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था फ्रेंड्स, और वो नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स इनको कब? 1962 में। ठीक है। तो इन्होंने डीएनए मॉडल का प्रतिपादन किया था 1953 में और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। और कौन है फ्रेंड्स? ये वॉटसन और क्रिक। सो हियर इज योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों के 23 जोड़ों की खोज की थी। अब 23 जोड़े मतलब क्या फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है फ्रेंड्स कि जो 23 पेयर्स होते हैं, यदि आप मेल की बात करते हैं या फीमेल ह्यूमन बॉडी में, तो दोनों में ही क्या होते हैं फ्रेंड्स, 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो ये जो 23 पेयर्स इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी, तो फ्रेंड्स इसकी खोज करी थी हरगोविंद खुराना ने। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है हरगोविंद खुराना। अब फ्रेंड्स इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है फ्रेंड्स, ठीक है। वो कब मिला था फ्रेंड्स, वो मिला था 1968 में, ठीक है। तो जो 23 पेयर्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में गुणसूत्रों के, उनकी खोज करी थी हरगोविंद खुराना ने, और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था फ्रेंड्स, 1968 में, ठीक है। ओके सो हियर इज योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग में रंग यानी कलर की पहचान नहीं हो पाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, कलर की पहचान इन द सेंस कि ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसके अंदर हम लोग कलर्स को पहचान नहीं पाते हैं, डिफरेंट जो कलर्स होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स उस रोग का नाम होता है वर्णांधता। क्या होता है फ्रेंड्स उस रोग का नाम, वर्णांधता। इसे इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं फ्रेंड्स। मतलब इसमें हम रंगों की पहचान नहीं कर पाते, और मुख्य रूप से फ्रेंड्स रेड और जो ग्रीन कलर होता है फ्रेंड्स, उसे पहचानने में समस्या होती है, मतलब उसे नहीं पहचान पाते हैं फ्रेंड्स, रेड और ग्रीन कलर को। अब यहाँ पे जो मैंने फ्रेंड्स आपके सामने जो इमेज लगाई है फ्रेंड्स, ये किसकी इमेज है। अब जिन को पता है बहुत अच्छी बात है कि वो ये जानते हैं, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ कि फ्रेंड्स ये जो इमेज है ये है मार्क जुकरबर्ग की इमेज। अब फ्रेंड्स मार्क जुकरबर्ग कौन है, जिन्होंने एफबी को इन्वेंट किया है। जो एफबी का निर्माण करने वाले जो है वो है मार्क जुकरबर्ग। अब इनका इससे क्या रिलेशन है, तो फ्रेंड्स ये जो मार्क जुकरबर्ग है, इन्हें वर्णांधता यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस जो है फ्रेंड्स, ये डिसीजेज हैं, ठीक है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ फ्रेंड्स, बहुत मज़ेदार फैक्ट है कि फ्रेंड्स एक्चुअली होता है कि जो वर्णांधता होती है उसमें लाल और हरा कलर पहचानने में दिक्कत होती है। अब एफबी जो है फ्रेंड्स यानी कि फेसबुक, उसका कलर जो है पहले वो क्या था फ्रेंड्स, ग्रीन कलर था, पर एक्चुअली वर्णांधता की जो डिसीजेज है वो मार्क जुकरबर्ग को है। तो इसके कारण इन्होंने एफबी का जो कलर है वो ग्रीन से क्या कर दिया फ्रेंड्स, ब्लू कर दिया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको बहुत मज़ेदार भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे यही पूछा था। अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से कि किस रोग में आप रंग की पहचान नहीं कर पाते, तो उस रोग का नाम होता है फ्रेंड्स वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्णांधता का अन्य नाम क्या होता है। अब फ्रेंड्स जो कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है, इसका अन्य नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका अन्य नाम है डाल्टनिज्म, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स, डाल्टनिज्म। सो हियर इज योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का अनुपात बिगड़ जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्रेंड्स, हमारी जो ब्लड होती है उसमें 3 तरह की जो कणिकाएं होती है वो पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें इन तीनों का अनुपात बिगड़ जाता है, तो फ्रेंड्स वो बीमारी है ब्लड कैंसर, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारी WBCs होती है फ्रेंड्स, जो WBC होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या बढ़ जाती है और जो उनका आकार होता है फ्रेंड्स उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, और यही क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। सो हियर इज योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर का अन्य नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स ब्लड कैंसर जो होती है इसका अन्य नाम होता है ल्यूकेमिया। इसका साइंटिफिक जो नेम, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया। सो हियर इज योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरों में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। अब फ्रेंड्स इमेज देख के आप लोग हंसिएगा मत, क्योंकि बंदर और चिंपैंजी की इमेज देख के तो सभी को हंसी आ जाती है, बट चलिए अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि जो बंदरों में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स बंदरों में होती है कितनी, 42, ठीक है। बंदरों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 42। और यदि आप चिंपैंजी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 48, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि बंदरों में होती है 42 और चिंपैंजी में होती है फ्रेंड्स 48। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्लियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब बिल्लियों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है फ्रेंड्स 38, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन। अब यहाँ पर मैंने एक और इमेज लगाई है,
जो कि किसकी इमेज है फ्रेंड्स, डॉग की इमेज, और ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। बिल्ली और चूहे तो है ही सही, पर कुत्ते और बिल्ली भी फ्रेंड्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि जो डॉग्स होते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स डॉग्स में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 78। कितनी होती है फ्रेंड्स, 78। और बिल्लियों में कितनी होती है फ्रेंड्स, 38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स घोड़े जो होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 64। सो हियर इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब फ्रेंड्स मधुमक्खी यानी कि हनी बी की बात करें जो हमें शहद प्रदान करती है, तो फ्रेंड्स उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, 32। अब यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा इमेज लगा रखी है फ्रेंड्स, ये मक्खी की इमेज है और ये मच्छर की इमेज है यानी मॉस्किटो की। ठीक है, तो इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। तो जो मक्खी होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 12। कितनी होती है फ्रेंड्स, मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 12। और मच्छरों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, ओनली 6। ठीक है, तो हनी बी जो है मधुमक्खी जो है उसमें तो होती है फ्रेंड्स 32। ठीक है, मक्खी में होती है 12 और मच्छरों में कितनी होती है फ्रेंड्स, 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जो कि बहुत क्यूट होता है। तो खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो होती है फ्रेंड्स 44। सो हियर इज योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। खरगोश में होती है 44। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूतरों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स कबूतर को इंग्लिश में पीजन बोला जाता है, तो कबूतरों में गुणसूत्रों की संख्या होती है फ्रेंड्स 80 यानी कि 80। सो हियर इज योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं वीट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप ये मत समझिएगा कि जो गुणसूत्र होते हैं ये जो मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये केवल जीवित चीज़ों में ही पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये जो होते हैं ये अनाजों में या खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनमें ही पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जो हो रहा है फ्रेंड्स डेवलपिंग का काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें क्रोमोसोम्स तो होंगे ही सही। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो गेहूं यानी वीट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो वीट में गुणसूत्रों की संख्या होती है फ्रेंड्स 42। सो हियर इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 42। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का यानी मेज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स मेज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20। सो हियर इज योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कि मेज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब फल यानी एप्पल में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको यहाँ पर इतनी टेस्टी इमेज दिख रही है, बहुत सारे बच्चों का मन कर रहा होगा कि इसे खा ले, पर अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेब फल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 22। सो हियर इज योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स टमाटर जो होते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 48 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए फ्रेंड्स जितनी गुणसूत्रों की संख्या टमाटर में होती है ना उतनी ही आलू में भी होती है और उतनी ही तंबाकू यानी टोबैको में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और तीनों में ही सेम जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो सेम होती है और वो कितनी होती है फ्रेंड्स 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर यानी पीज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स पीज जो होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14 यानी कि 14। सो हियर इज योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब नींबू में गुणसूत्रों की संख्या होती है फ्रेंड्स 18 यानी कि 18। ठीक है, सो हियर इज योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कि नींबू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स 18। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा फ्रेंड्स और आपको पसंद भी आया होगा फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो फ्रेंड्स उसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और उसके बारे में हम आपको डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे फ्रेंड्स।
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।